हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका चैप्टर है NSDL। NSDL मीन्स नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये थोड़ा बहुत हमने पीछे पढ़ा भी था, जब ये इसका थोड़ा सा बीच में आया था, जब हम NSC और BSc कर रहे थे उसके बीच में आपका ये आया था टॉपिक NSDL का। तो हमने वहाँ पर हल्का फुल्का किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे, जिसके अंदर हम ब्रीफ में करेंगे कि अब इसकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन है NSDL और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एक होती है नेशनल और एक होती है सेंटर। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो होती है, दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन जो है इंडिया के अंदर है। बेसिकली ये दो ही हैं जो इंडिया में रूलिंग में हैं, या इंडिया में इन दोनों का ही रोल जो है सबसे ज़्यादा है। वो कहते हैं जो NSDL है वो लार्जेस्ट है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था मुंबई के अंदर 1996 के अंदर, और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट है, ठीक है। और ये हैंडल करती है ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ और हेल्ड एंड द सेटल द डीमेटेरियलिज्ड फॉर्म्स, ठीक है। और अर्ली द सेटलमेंट्स ऑफ द ट्रेड वॉज टू पेपर बेस्ड, ज़्यादातर ये जो है वो पेपर बेस्ड में ली जाती है। इसमें जो आपकी डिले ट्रांसफ़र है या बैड डिलीवरी वगैरह है, उस तरह के जो एक्शंस हैं वो आपके इसमें लिए जाते हैं। जो NSDL और CDSL है, वो सबसे ज़्यादा उसका मेन काम जो था वो था ट्रेडिंग और सेटलमेंट ऑफ डीमेटेरियलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। NSDL जो था वो क्या था, इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो कि सपोर्ट करता है इन्वेस्टर्स और जो ब्रोकर थे कैपिटल मार्केट के कंट्री के वर्ल्ड वाइड में, उनको क्या करता है, फ्लेक्सिबल करता है और इनोवेटिव करता है। और इसके अलावा इसके जो प्रमोटर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो कहता है जो NSDL प्रमोटर बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, UTI है, और ये तीनों जो हैं इसके बेसिकली प्रमोटर हैं। IDBI जो है सबसे लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, NSE जो है सबसे लार्जेस्ट स्टॉक जो है एक्सचेंज है इंडिया की, और जो UTI है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है म्यूचुअल फंड है इंडिया के अंदर। इन एडिशन टू दीज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या HDFC बैंक है, या आपका डचसिन बैंक ऑफ AG है, या एक्सिस बैंक लिमिटेड है, सिटी बैंक NA है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, या हांगकांग या आपका शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ओरिएंटल बैंक्स ऑफ कॉमर्स है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी आपके प्रमोटर और शेयर होल्डर हैं। आपको ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं कि जो आपके प्रमोटर और जो आपके शेयर होल्डर हैं। इसके बाद इसकी आती है मैनेजमेंट सिस्टम की बात। मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम इसको फॉलो करें और इसके अगर इस प्रॉपर डायग्राम को देखें, तो इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि आपका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, CEO जिसे बोला जाता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो होता है वो आपका मेन पर्पस होता है। NSDL जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसको कि कंपोज करता है 5 डायरेक्टर्स को। 5 डायरेक्टर जो होते हैं उसमें से 3 जो होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर होते हैं, एक आपका शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, और एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, और एक CEO होता है। इसका प्रॉपर आपको बना के भी दे रखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसने 1 बाय 1 इस तरह से दे रखे हैं, लेकिन ये होते एक दूसरे के बराबर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट IT जो है, या कंप्लायंस है, या पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट ऑफ द है, या बिजनेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये सारे 1 बाय 1 है, इनका इक्वल रैंक होता है। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि जैसे ये जो चीज़ है यहाँ तक बनकर यहाँ तक तो आपकी ये सेम आ जाएगी ये चीज़, तो फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके, क्योंकि ये सेम होते हैं, तो ये इस तरह से भी आपका ये चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जो इसके अंदर है लीगल फ्रेमवर्क। वो कहते हैं अगर लीगल फ्रेमवर्क को देखें तो जो आपका डिपॉजिटरी एक्ट है वो 1996 जो एनेक्ट हुआ था, विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड द डीमेटेरियलिस्ट रूट्स टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेटलमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज़, जो कि 96 में जो इनेक्ट हुआ था, मीन एस्टैब्लिश किया गया था जो एक्ट, उस एक्ट के अंदर जो था वो डीमेटेरियलिस्टिक जो रूट्स था ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और जो सेटलमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ था उससे रिगार्डिंग था। वो कहता है द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट इन पावर
द NSDL टू फ्रेम इट्स टू बाय लॉ एंड द बिजनेस रूल। जो भी आपके बाय लॉ और बिजनेस रूल्स बनते थे वो सारे प्रोविज़न आपके इस एक्ट के अंदर डाले गए। सेबी जो थी उसने इस बाय लॉ को अप्रूवल भी दी और उसके बाद फंक्शनिंग में जो NSDL था उसने इसके पर बाय लॉ को अप्लाई भी किया। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है जो बिजनेस रूल्स की आउटलाइन थी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में उन सबको NSDL और एंड बिजनेस पार्टनर्स ने उनको येस भी किया कि ये बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा उसने ये कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट था या डायरेक्टर्स का था, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स था या फिर कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द डायरेक्टर था या मैनेजमेंट पर्सनल था, सेबी ने भी उसको रेगुलेशन में लेकर आया 2012 के अंदर। उसके बाद वो कहता है बाय लॉ क्या कहता है, वो कहता है बाय लॉ क्या कहता है। उसने वेरियस प्रोविजंस दिए बाय लॉ में, वो कौन कौन से प्रोविजंस है वो वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। NSDL ने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसके अंदर एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बनाई गई जिसके अंदर बोर्ड में मैनी ऑर्गेनाइजिंग, मेंटेन, कंट्रोल, मैनेज, रेगुलेट, फैसिलिटेट्स, ऑपरेट ऑफ द डिपॉजिटरी एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स को पार्टिसिपेट किया गया। उसके अलावा इसमें पावर्स भी दी गई। वो पावर्स कौन कौन सी थी वो बताता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट्स द पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी और द मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी पर्सन और द पर्सन अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। वो कहते हैं उसको सारी पावर्स वगैरह जो भी थी एज पर द टर्म्स और कंडीशंस जो थी, किस तरह की पावर्स जैसे कैंसिल की है, विड्रॉल वगैरह की है, ऑल्टर की है या वेरी की है या डेलीगेट पावर्स वगैरह जो थी वो सारी दे दी गई। The board of directors shall also have the authority to issue the directive executive committee from time to time। वो कहता है डायरेक्टर कमेटी को टाइम टू टाइम जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी को अथॉरिटीज टाइम टू टाइम दे दी गई थी। उसके अलावा वो कहता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको पावर्स में अमेंडमेंट्स किया गए, एडअप किया गया, रिपील्स वगैरह ऑफ द प्रोविजंस बाय लॉ जो था वो कर दिए गए टाइम टू टाइम। उसके बाद वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या रोल रहा। एग्जीक्यूटिव जो कमेटी थी वो कहता है अपॉइंटेड की गई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द डे टू डे जो अफेयर्स होते हैं डिपॉजिटरी से रिलेटेड उनको पूरी तरह से करने के पर्पस से किया गया। ये मेंबर्स जो थे मैक्सिमम मेंबर्स जो थे वो 15 होते हैं इसके अंदर आपके। ठीक है, और ये जो क्या क्या होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैक्सिमम 5 पर्सन जो थे नॉमिनेटेड कर दिए जाते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह से जो कि यूज़र रिप्रेजेंटेटिव थे। मैक्सिमम 5 पर्सन जो थे वो नॉमिनेटेड कर दिए जाते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एमिएंट पर्सनस जो फील्ड ऑफ फाइनेंस थे, अकाउंट्स से थे, लॉ से थे, मीन जो प्रॉपर इन चीज़ों में एक्सपर्ट थे। और उसके अलावा 4 लोगों को इस तरह से नॉमिनेट कर दिया जाता था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या थे, नॉमिनीज थे। उसके बाद इनको पावर्स जो दी गई वो कहते हैं इस पावर्स में वो कहता है इनको वही सेम पावर्स की पावर्स जो थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ईसी को एक्सचेंज कर दी जाती थी। ईसी में मॉडिफाई जो था कर सकता था, अमेंड्स कर सकता था, ऐड वगैरह जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थे सेम इसके थे। उसी तरीके से सब कमेटी कंसिस्ट कर सकता था जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते थे जो डिटरमाइन करते थे कॉन्स्टिट्यूशन या कॉरम वगैरह था या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जो आपने सब कमेटी बनाई थी। उसके बाद तीसरे आते हैं आपके यूज़र रिप्रेजेंटेटिव। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो नॉमिनेट करते थे 5 पर्सन जो ईसी में एज अ यूज़र नॉमिनेट होते थे और दे विल बी होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता था। बट द यूज़र रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कैन बी नॉमिनेटेड मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा नहीं किए जा सकते थे। और एनी वैकेंसी और कैजुअल ऑफ द रेजिग्नेशंस या रिमूवल, डेथ, अगर आपका इंसॉल्वेंसी हो जाता है या और कोई केस हो जाता है तो उस केस में आपको इसको 2 साल से पहले आप इस पोस्ट को फिल कर सकते थे। उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी आपके, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी उसके बारे में वो क्या कहता है कि जो फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटीज़ फॉर द रिक्वायरमेंट। वो कहता है जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो सेबी ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो आपके डिपॉजिटरी एक्ट 96 था या सेबी जो डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट रेगुलेटरी 1996 था। उसके अलावा एडुकेट एक्सपीरियंस एज अ मार्केट इंटरमीडिएटरी जो बने वो एलिजिबल होते थे। एंड ही शुड नॉट द पार्टनर, वो पार्टनर नहीं होता
होता था ऑफ यूज़र रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ ऑलरेडी द मेंबर ऑफ ईसी, एंड ही शुड नॉट बी डिक्लेयर द डिफ़ॉल्टर, ना ही वो डिफ़ॉल्टर, ना ही वो फेलियर ऑफ द मीटिंग या लाइबिलिटीज़ ऑफ द टाइम ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, उसके ऑर्डिनरी जो कोर्स ऑफ बिजनेस होता था, उसके अलावा वो शुड नॉट हैव द एक्सप्लेन एंड द स्पेंडेड बाय द डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ऑफ द डिपॉजिटरी। उसके बाद आता है आपका पर्सन ऑफ एमियंस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था नॉमिनेट कर दिया जाता था इंडिविजुअल पर्सन ऑफ एमियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स, जो आपके फाइनेंस अकाउंट्स और लॉ वगैरह में जो एमियंस पर्सन होते हैं, जो कि उस चीज़ में एक्सपर्ट पर्सन माने जाते हैं, जो ईसी में टाइम टू टाइम काम करते हैं। वो कहते हैं इनको भी 2 साल के लिए ये पोस्ट दी जाती है और उनको री नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और अदर जो नॉमिनीज़ होते हैं वो 4 पर्सन होते हैं, जिनको नॉमिनीज़ एज अ ईसी बोला जाता है, और वो होल्ड करते हैं 2 साल के लिए ऑफिस को, और 2 साल के बाद फिर से भी उनको रीनॉमिनेट किया जा सकता है। और इनमें 2 सीनियर ऑफिसर होते हैं, इस जो ये कमेटी बनाई जाती है 4 मेंबर की, इसमें 2 सीनियर होते हैं। उसके बाद इनका वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द नॉमिनी वेकेशंस जो होता है वो क्या होता है, वो कहता है जो ऑफिस ऑफ द नॉमिनी होता है, जो आपका वेकेशंस का मतलब होता है कि उनको क्या क्या मतलब पावर्स दी जाती है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। वो कहते हैं वो अपना रिज़ाइन जो है वो रिटर्न में देंगे, वो इंसॉल्वेंट जो है एडजेसेंट नहीं होने चाहिए सॉरी, एंड ही अप्लाइज फॉर द इनोसेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, वो कन्विक्ट एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस वगैरह में नहीं होने चाहिए, और एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर द 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग ऑफ ईसी, मतलब अपने आप को उसने एब्सेंट ना किया हो 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर होती हैं। अगर वो पार्टिसिपेंट्स हैं तो इन केस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ द डिपॉजिटरी सस्पेंड ना किया गया हो। इन केस ऑफ अगर वो यूज़र हैं तो जो उनका यूज़र रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कैंसिल ना किया गया हो सेबी की साइड से। तो ये सारे क्या है उनके वेकेशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द नॉमिनीज़ हैं, मीन ये उनकी दायित्व माने जा सकते हैं, पावर्स मानी जा सकती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जा सकती है। उसके बाद वो कहता है ऑफिस बियर ऑफ द ईसी। जो ऑफिस बियरर ऑफ द ईसी होता है वो कहते हैं एक चेयरपर्सन या एक वाइस चेयरपर्सन, चेयरमैन जिसको बोला जाता है, ऑफिस जो होता है वो आपका बियरर होता है। उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपॉजिटरी होता है वो चेयरमैन ऑफ द ईसी माना जाता है। जो वाइस चेयरमैन होता है वो भी इलेक्ट किया जाता है ईसी में उनके साथ ही। उसके साथ उसकी जो टर्म्स ऑफ वाइस होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, और उसको दोबारा से भी री इलेक्टेड किया जा सकता है। अगर केस में कैजुअल कोई वैकेंसी है या पोस्ट कोई खाली हो जाती है तो उस पोस्ट को भी आप विद इन टाइम पीरियड फिल कर सकते हैं। अगर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो होता है उस केस में कोई वैकेंसी बन जाती है तो जो ईसी होता है वो अपने किसी पर्सन को उस पोस्ट पर कुछ समय के लिए अपॉइंट कर सकता है, उस ड्यूरेशन में जहां पर इमरजेंसी का कोई केस होता है। उसके बाद मीटिंग ऑफ ईसी के बारे में उसने कहा है कि जो चेयरमैन ऑफ द ईसी होता है वो कन्वेंस करता है मीटिंग ऑफ द ईसी, किसी भी टाइम वो कर सकता है। ईसी की जो मीटिंग होती है वो एटलीस्ट 2 महीने में, हर 2 महीने में की जाती है। और उसके अलावा जो कॉरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द ईसी होता है वो 5 का होता है, 5 मेंबर्स का होता है। वो डिसाइड करते हैं मीटिंग कहाँ पर होनी है, और मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वोट्स रखे जाते हैं। और मीटिंग शैल बी प्रिसाइड जो होती है वो चेयरमैन्स वगैरह या उसके एब्सेंस में नहीं की जा सकती। ठीक है, पावर ऑफ चेयरमैन क्या होती है, वो कहता है चेयरमैन शैल बी एज अ एक्साइज ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द वेस्टेड ऑफ द ईसी। सभी पावर जो होती हैं वो आपके ईसी के पास होती हैं। उसके अलावा एडमिशंस ऑफ द पार्टनरशिप, वो कहते हैं पर्सन जो होता है जो भी इंटरेस्टेड होता है उस पार्टनरशिप के लिए वो फाइल को फिल कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म को एज अ सेबी के थ्रू। जो भी डिपॉजिटरी फॉर्म होता है स्पेसिफाइड फीस के साथ वो उसको फिल कर सकता है। और जो डिपॉजिटरी फीस होती है उस पर एक्शन लेकर एप्लीकेशन को 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिसिप्ट दे दी जाती है। और डिपॉजिटरी अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जो सेबी की साइड से एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर रिमार्क कर दिया जाता है, और उसके बाद उस इनकम्प्लीट अगर कोई भी फॉर्म होता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपका कंप्लीट फॉर्म होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा वो कहते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी वक्त सेबी की और ईसी की अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी टाइम किसी भी पार्टनर को रिमूव भी कर सकता है, और एट ए टाइम वो उसको इंक्लूड भी कर सकता है फॉर्म फिल करने के साथ साथ। एडमिशन का
क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन जो होती है, मिनिमम जो क्राइटेरिया सेबी की तरफ से रखा जाता है एज पर द रेगुलेशंस जो डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट रेगुलेशनरी एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग, उसमें वो क्या कहता है कि तो जो एप्लीकेंट्स होता है उसको फर्निश करनी पड़ती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस और डिटेल्स जो बिजनेस की उसके हिस्ट्री की इंक्लूड होती हैं, बैकग्राउंड्स वगैरह जो भी उसके अंदर होती हैं या प्रमोटर्स जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा वो कहता है उसको नहीं कन्विक्ट किसी भी तरीके से 5 सालों में कहीं पर भी वो किसी भी मिस अप्रोप्रिएशंस में, फंड्स वगैरह के में, सिक्योरिटीज़ में या चोरी में या इम्बेचमेंट्स ऑफ द फंड्स में या फॉर्जरी में, मीन्स कहीं फ्रॉड्स वगैरह में वो पकड़ा ना गया हो। उसके अलावा वो कहता है एप्लीकेशन जो है वो नहीं किया कर सकता अगर वो सस्पेंड किया गया है सेबी की तरफ से सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसकी एप्लीकेशंस को 3 साल तक आप इलैप्स कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा वो कहता है जिसकी 3 करोड़ से जो स्टॉक ब्रोकर है तो उसकी मिनिमम नेट वर्थ जो है वो 3 करोड़ जो है कैटेगरी में स्टॉक ब्रोकर्स में आना ज़रूरी है। जो एप्लीकेंट्स होता है रिक्वायर्ड द फर्निश डिटेल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बिहाफ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। जो एप्लीकेंट्स होता है वो एडुकेट ऑफिस स्पेस होना चाहिए उसके पास डिपॉजिटरी सिस्टम को ऑपरेशंस में लाने के लिए। उसके अलावा उसका एडुकेट अरेंजमेंट होना चाहिए कंडक्ट करने के लिए जो इफ़ेक्टिव और सेफ डिपॉजिटरी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मेजर्स है या सॉफ्टवेयर्स है या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है या रिस्क कमिटमेंट्स वगैरह है या इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन से अधिकार उसके पास होते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स होता है वो आपका एग्रीमेंट फिल करता है कंडक्ट बिजनेस को रन करने के लिए। जो पार्टिसिपेंट्स होता है वो एज अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी जो होता है वो लाइबल होता है क्लाइंट को वो सभी इंफॉर्मेशंस और जो डीड ऑफ परफॉर्मा होता है प्रोवाइड करने के लिए। जो पार्टिसिपेंट्स होता है वो डेट्स और क्रेडिट्स अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट जो होता है वो ड्यू वगैरह जो है वो सारी चीज़ें देख सकता है। पार्टिसिपेंट्स जो शेल नॉट मिक्स इट्स ओन सिक्योरिटी, जो उसकी खुद की सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको वो मिक्सअप नहीं कर सकता, क्लाइंट्स के साथ मेंटेन करता है वो। हर एक के अलग अलग क्लाइंट्स का अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा डिपॉजिटरी जो होता है ऑब्टेन करता है क्लाइंट्स डिटेल फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑन द डेली बेसिस। ये सारे जो हैं उसके राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स क्या होते हैं। वो कहते हैं हर एक पार्टिसिपेंट्स जो होता है वो राइट होते हैं, उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने के, उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स का प्रॉपर एक परफॉर्मा होता है। उससे अलग वो कहता है बाय लॉ शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस, उस केस में नहीं एप्लीकेबल होते जहाँ पर ये 3 पॉइंट्स आपके आते हैं। कौन कौन से। वो कहते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो सेबी की साइड से क्या होते हैं रजिस्टर्ड्स होते हैं, वो एंटर्ड नहीं हो सकते इस एग्रीमेंट्स के अंदर। दूसरा कहता है इस एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेंट जो होते हैं अथॉरिटीज़ ऑफ द एक्ट जो बिहाफ ऑफ एफआईआई और फॉरेन पोर्टफोलियो में जो होते हैं मीन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वे अवेल कर सकते हैं इस तरह की डिपॉजिटरी सर्विसेज को, नहीं कर सकते सॉरी। तीसरा वो कहता है इंटरनेशनल जो आपकी मल्टीलेटरल एजेंसीज होती हैं who have entered into the agreements with the participants regulation 17 of the SEBI भी इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। दूसरा वो कहता है जो पार्टिसिपेंट्स ओपन सेपरेट अकाउंट करते हैं, अपना अकाउंट बिल्कुल अलग से खोलते हैं, उनका अधिकार होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस जो है वो शो अप करें। हर एक पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो उसके अकाउंट्स की स्टेटमेंट होती है, चाहे वो ट्रांजेक्शन उसके स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी उसकी ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, जो अकाउंट बैलेंस शीट्स वगैरह जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा वो कहता है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्लाइंट्स को प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड जो बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद द पार्टिसिपेंट शैल बी
मेंटेन करते हैं सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लाइंट, इंश्योर इट्स ओन सिक्योरिटीज़ आर नॉट मिक्सड विद द अदर सिक्योरिटीज़। तो ये सारे थे कि उनको क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं। उसके बाद वो कहता है टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप विद द पार्टिसिपेंट्स, मतलब किस टाइम एक पार्टिसिपेंट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है अपनी उसको। तो उसके दो रूल होते हैं, एक होता है नोटिस ऑफ द डिपॉजिटरी, नोटिस देकर, और दूसरा होता है टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप बाय द पार्टिसिपेंट्स को ही बताकर कि मैं आपकी इस में शामिल नहीं होना चाहता और वो बाहर हो सकता है। तो कहता है एक जब हम डिपॉजिटरी को ये इंफॉर्मेशन देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, तो कौन कौन से सरकमस्टांसिस होते हैं जिनके अंदर ये दी जाती है। वो कहता है पार्टिसिपेंट्स अब ज़्यादा एलिजिबल नहीं रहता, नोट लॉन्गर मीट टू एलिजिबल क्राइटेरिया, या पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी केस में, तो उस केस में भी आपका जो है वो डीड जो है ख़त्म हो जाती है। जो आपका वाइंड अप ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग पार्टिसिपेंट, किसी तरीके से वाइंड अप हो जाता है आपका जो इवेंट होता है, या जो इवेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इजिंग टू डू द बिजनेस होता है, वो आपका डिपॉजिटरी ऑपरेशंस में आ जाता है। या जो आपका डिपॉजिटरी होता है रीजनेबल ग्राउंड पर बिहाफ पर पार्टिसिपेंट्स के विल बी अनेबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस, पूरी नहीं कर पाता उस केस में, या डिस्ट्रेस या एग्जीक्यूशंस और अदर प्रोसेस के बेस पर भी, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट के बेस पर भी कहीं पर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाता है, उस केस में भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। या बैंकरप्सी या लिक्विडेशन या वाइंड अप ऑफ द पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, या किसी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर द असेट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के केस में भी। उसके अलावा जो आप फेल हो जाते हैं फ़ीस वगैरह पे करने में, या कोई चार्जेस आप नहीं पे कर पा रहे हैं, या आप फुलफ़िल नहीं कर पाते जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं राइज होती हैं इंडेमनिफिकेशंस ऑफ द डिपॉजिटरी में, या आपका डिपॉजिटरी हैज़ रिस्पॉन्सिबल द ग्राउंड टू बिहाव दैट द पार्टिसिपेंट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस वगैरह में है, फ्रॉड वगैरह में है, या डिसऑनेस्टी के केस में अगर वो आ जाता है। और अगर पार्टिसिपेंट जो होता है वॉलेटेड एनी बिजनेस रूल्स वगैरह को, या प्रोसीजर है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स है उसको अगर तोड़ देता है, या सेबी किसी तरीके से कैंसिल कर देती है, सस्पेंड कर देती है उसकी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन को, या डिपॉजिटरी जो है किसी भी रीज़न पर बिहाफ पर अपने बेस पर टर्मिनेट कर देता है इस रिलेशनशिप को, तो उस केस में आपका नोटिस बाय डिपॉजिटरी आपका टर्मिनेशन हो जाता है पार्टनरशिप से विद पार्टनर्स। ठीक है। दूसरा आता है पार्टनर विद द पार्टनर। वो कहता है द पार्टिसिपेंट्स में ऑल्सो टर्मिनेट्स इट रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटरी बाय गिवन द नोटिस ऑफ नोट लेस देन 30, 30 दिन के नोटिस के अंदर अंदर, 30 दिन से कम नहीं, 30 दिन का नोटिस होता है, उसके बेस पर आपका ये पार्टिसिपेंट ख़त्म की जा सकती है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस डिपॉजिटरी शैल नोटिफाई द पार्टिसिपेंट अदर पार्टिसिपेंट्स क्लाइंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड मतलब सेबी जो जितने बाकी के मेंबर्स होते हैं उन सभी को, जितने क्लाइंट्स होते हैं उनको और सेबी को ये इन्फॉर्मेशन 7 दिन के अंदर अंदर देनी होती है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी आ जाती हैं जब आप टर्मिनेशन करते हैं। जैसे कि हम कोई पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आती हैं कि हमें अब जो बचा हुआ बिजनेस है रन करना है नहीं करना है, और जो उसको हिस्सा है वो कैसे देना है, कितना प्रॉफिट में उसका हिस्सा है, कितनी उसके एसेट्स में हिस्सा है, ये सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसी तरह से हमारी एक सिक्योरिटी मार्केट में एनएसडीएल में शामिल की जाती हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी, वो कहते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं कलेक्ट करते हैं ऑल कोलेट्रल्स हेल्ड डिपॉजिटरी में, जितनी भी कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी पर राइट सेटअप कर दिया जाता है अमाउंट जितनी भी ड्यू बनती है उस ड्यू डिपॉजिटरी पर। उसके बाद दूसरा वो कहता है जितनी भी टर्मिनेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस पार्टिसिपेंट्स को कोई भी अफेक्ट नहीं होता, राइट्स वगैरह लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट की राइज करे वो कोई भी इस तरह का मैटर जिसकी वजह से कोई भी डिस्प्यूट होता है। तीसरा वो कहता है द डिपॉजिटरी शैल बी एंटाइटल टू सेट एनी अर्लियर क्लेम, कोई भी क्लेम है, कोई भी राइट है उसका पार्टिसिपेंट्स में, किसी अमाउंट में कोई ड्यू बनता है उसका डिपॉजिटरी में, तो वो उसके लिए क्लेम का उसको पूरा अधिकार दिया जाता है। उसके अलावा कोई भी उसकी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है डिपॉजिटरी में तो उसको भी मीट करने का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उसके अलावा वो कहते हैं
कोई क्लाइंट है वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसको एडवाइस टू द पार्टिसिपेंट, और पार्टिसिपेंट्स में बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिटरी टू मैनेज द अकाउंट्स ऑफ सच क्लाइंट्स। उस क्लाइंट्स के पूरे अकाउंट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी किसकी बन जाती है, आपके डिपॉजिटरी की बन जाती है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक उस NSDL, ठीक है। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बिजनेस रूल्स वो कंप्लीट करेंगे। ओके।